नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपन आज बात करेंगे भारतीय कृषि। पिछली वाली वीडियो में अपन जल संसाधन देखा था। आज देखेंगे भारतीय कृषि लेसन नंबर 9। ये लेसन जो आता है वो आपके आता है 2 नंबर का। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, इसमें लगभग 49% जनसंख्या 49% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे कोई खेत में काम कर रहा है तो वो आपके क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। और जैसे गन्ने की मिल में अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। सबसे पहले देखते हैं ऋतु के आधार पर फसलें। उनमें देखते हैं खरीफ की फसल। देखो खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में तो क्या की जाती है, इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। और अक्टूबर नवंबर में इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। मतलब जब अपनी स्कूलें मतलब खुलती है तो इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। इसे मानसूनी फसल भी बोला जाता है। और अक्टूबर नवंबर मतलब दीपावली के आसपास इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें प्रमुख है बाजरा है, मूंग है। आगे समझ में। दूसरी देखते हैं रबी की फसल। दूसरी अपन कौन सी देखते हैं, रबी की फसल। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में तो क्या किया जाता है, बोया जाता है। और आपके मार्च अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, काटा जाता है। ऐसे समझो इसको कि दीपावली के आसपास इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। और होली के आसपास इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अब देखते हैं जायद की फसल। दूसरी फसल कौन सी है, जायद की फसल। जायद की फसल को अपन क्या करते हैं, फरवरी। जायद की फसल को फरवरी मार्च में तो क्या किया जाता है, बोया जाता है। जून जुलाई में क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। कहने का तात्पर्य इसकी अवधि क्या होती है, कम। अब जैसे रबी की फसल में गेहूँ है, चना है, सरसों है, ये है। दोबारा से देखो, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, काटी जाती है। बाजरा, मूंग, मूंगफली, ये सभी ये है, चावल है। आपकी रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में क्या की जाती है, काटी जाती है। गेहूँ है, इसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों इम्पोर्टेंट है। जायद की फसल फरवरी मार्च में बोई जाती है। और आपके जून जुलाई के आसपास क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे चना है, हरी सब्जियां है, इत्यादि। उसके आगे देखते हैं अपन उत्पादन के आधार पर फसलें। उत्पादन के आधार पर बोल सकते हैं अपन या फसलों पर आधारित बोल सकते हैं। उत्पादन के आधार पर या फसलों पर आधारित। सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न फसलें। ऐसी फसलें जो अपने खाने के काम में आती है, ऐसी फसलें ऐसी फसलें जो अपने क्या आ जाती है, खाने के काम में आती है, वो आपकी क्या कहलाती है, खाद्यान्न फसलें। जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, चावल है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि। व्यावसायिक फसलें, ऐसी व्यावसायिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हम क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गई। बागानी फसलें, ऐसी फसलें जो बड़े बड़े बागानों में उत्पादित की जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, बागानी फसलें। जैसे आपके कॉफ़ी हो गई, आपके कॉफ़ी हो गया, गरम मसाले हो गए, रबड़ हो गए आदि। अब देखते हैं उद्यान फसलें। उद्यानों के अंदर जैसे फल है, प्रमुख सब्जियां, ये। अब अपन देखेंगे, अपन दोबारा से देखो, उत्पादन के आधार फसलें या फसलों पर आधारित। खाद्यान्न फसलें, ऐसी फसलें जो खाने के काम में आती है, वो अभी क्या कहलाती है, खाद्यान्न फसलें। व्यवसाय फसलें, व्यवसाय करने के काम में आती है, बेचने के काम में आती है। बागानी फसलें, बागानों के अंदर जैसे रबड़ हो गया, आगे समझ में, चाय हो गई। उद्यान फसलें, उद्यानों के अंदर फल सब्जियाँ। अब देखेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्रमुख खाद्यान्न फसलें में सबसे पहले देखेंगे गेहूँ। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले यहाँ से आया था कि गेहूँ की भौगोलिक स्थिति को समझाइए। तो गेहूँ की भौगोलिक स्थिति को समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपन देखेंगे कि गेहूँ एक रबी की फसल है और ये
शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में होती है, उत्तर भारत में ज़्यादा होती है। उत्तर भारत का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका मोटा मोटा अगर मैप बनाते हैं अपन, तो मतलब इस वाले एरिया में ये जो होती है वो फसल क्या होती है, ज़्यादा होती है। तापमान सबसे पहले देखेंगे, तापमान ये इम्पोर्टेंट। तापमान के लिए इसमें 10 से 25 सेंटीग्रेड तो क्या चाहिए, तापमान चाहिए। वर्षा की अगर बात करते हैं तो वर्षा इसके लिए चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर, आगे समझ में। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए, मिट्टी इम्पोर्टेंट है, चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, आगे समझ में। तापमान क्या चाहिए, 10 से 25 सेंटीग्रेड, वर्षा 25 से 75 और दोमट चिकनी मिट्टी, आगे समझ में। अब देखो आपके लगभग सबसे ज़्यादा जो गेहूँ होता है वो आपके होता है पंजाब में, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ हो जाता है, पंजाब में। उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में कहाँ होता है, हरियाणा के अंदर, आगे समझे। सबसे ज़्यादा पंजाब में लगभग 70% होता है पंजाब में, और 21% होता है आपके हरियाणा के अंदर, बाद में उत्तर प्रदेश ही आते हैं। विश्व की अगर बात करते हैं तो विश्व में आपका स्थान है तीसरा। पहला चीन, अमेरिका। चीन और अमेरिका के बाद में भारत का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान। हरित क्रांति के बाद में इसको ज़्यादा श्रेय मिला। अब अपन देखते हैं दूसरी जो है वो आपके है चावल। दूसरी अपन क्या देखेंगे, चावल। देखो चावल के लिए जो वर्षा है वो आपकी क्या चाहिए, वर्षा ज़्यादा चाहिए। चावल के लिए वर्षा क्या होनी चाहिए, चावल के लिए वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। देखो वर्षा की बात करते हैं, वर्षा 100 से 200। तापमान इसके लिए मेरी प्यारी बच्चों तापमान जो चाहिए, तापमान अधिक चाहिए, मतलब 16 से 27 सेंटीग्रेड क्या चाहिए, तापमान चाहिए। अगर मिट्टी की बात करते हैं, मतलब मृदा की अगर बात करते हैं, मृदा कैसे चाहिए, इसमें जो मृदा है वो आपके काली मृदा चाहिए। इसके लिए कौन सी मृदा चाहिए, काली। चिकनी दोमट है काली मृदा। तो कुछ चावल जो सबसे सर्वाधिक जो चावल होता है वो आपके होता है इस तरफ पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में क्या होता है, चावल अधिक होता है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे मक्का। मक्का के लिए, मक्का जो है आपकी खरीफ की फसल है। मक्का क्या है, खरीफ की फसल। औद्योगिक फसल भी है, औद्योगिक फसल खरीफ की फसल है, और औद्योगिक फसल भी बोल सकते हैं। इससे ग्लूकोज ये प्राप्त होती है आपको। इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो 50 से 100 सेंटीग्रेड क्या चाहिए, इसके लिए वर्षा चाहिए। और तापमान चाहिए इसके लिए 12 से 35 सेंटीग्रेड क्या चाहिए, तापमान। ठीक है। ये देखो जो मक्का है वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पुर्तगाली जो आपके विदेशी थे, पुर्तगाली यूरोप कंट्रीज़ के 17वीं शताब्दी में लाए थे वो। कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंदर। बाजरा देखते हैं। देखो बाजरा, विश्व में बाजरा का जो है स्थान है वो आपकी क्या है, प्रथम। सर्वाधिक बाजरा होता है राजस्थान में, अपने राजस्थान में। इसके लिए जो तापमान है वो आपके तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब इसके लिए तापमान चाहिए 25 से 35 सेंटीग्रेड क्या चाहिए, तापमान। वर्षा 50 सेंटीग्रेड से काम चल जाएगा इसमें। वर्षा कितनी सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड। अपने देखिए खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। अब अपन देखते हैं मुद्रादायनी फसलें। कौन सी फसलें देखेंगे अपन, मुद्रादायनी फसलें। देखो मुद्रादायनी फसलें को मतलब ऐसी फसलें जिनमें अपन को क्या प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है, मतलब पैसा प्राप्त होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, मुद्रादायनी फसलें। पहला देखते हैं गन्ना। गन्ने के लिए तापमान देखो आप 15 से 30 तापमान। वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीग्रेड क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। देखो सर्वाधिक जो गन्ना होता है वो आपके होता है यूपी के अंदर, और विश्व में गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कभी ब्राज़ील का प्रथम हो जाता है, कभी भारत का होता है। वो चीनी का उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और आपको पता होना चाहिए कि चीनी का कटोरा जो खाया जाता है वो आपको किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। और भारत के अंदर चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। खच्चरीज के लिए खच्चरी मिट्टी चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कपास। देखो कपास जो है
इसके लिए तापमान 20 से 35। वर्षा की आवश्यकता लगभग आपके 75 से 100 सेंटीग्रेड के चाहिए। कपास, जूट के लिए सेम तापमान होना चाहिए। जूट जो सर्वाधिक होता है वो आपके होता है लगभग पश्चिम बंगाल में जूट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तिलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनसे अपनों क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, तिलहनी फसलें। क्या कहलाती है, तिलहनी फसलें। ये देखो मूंगफली जो है ब्राज़ील का पौधा है। ब्राज़ील आपके दक्षिण भारत का देश है ब्राज़ील, आई समझ में, ब्राज़ील का है। सबसे ज़्यादा जो मूंगफली होती है वो आपकी होती है भारत में गुजरात में। कहाँ होती है, गुजरात में। ये आपकी खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट कर दो आप इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले देखो रोजगार का साधन। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, रोजगार का साधन। रोजगार का साधन का मतलब क्या हो गया कि कृषि में लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किसमें है, संलग्न है कृषि के अंदर। दूसरा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि देश की सीमा के अंदर, देखो यहाँ देखो, किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, मतलब इस सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है उसमें इसका क्या है, सहायक है। कितना % उत्पादन करता है, लगभग आपके 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 35% प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद। विदेशी व्यापार, मतलब विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है कि वैश्विक उत्पादन जैसे लगभग 2.7% विदेशी व्यापार, मतलब जो निर्यात किया जाता है। जैसे अपन निर्यात करते हैं ना, जैसे चावल हो गया, तंबाकू हो गए, फल हो गए, जूट हो गए, ये अपन क्या करते हैं, निर्यात। उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे जो भी उद्योग है, जैसे आपके तेल उद्योग हो गया, उसके लिए सरसों चाहिए, कच्चा माल चाहिए। आइए समझ में। गन्ना, चीनी उद्योगों के लिए चीनी उद्योग हो गया, उसके लिए गन्ना चाहिए। आपके जूट कपड़ा उद्योग हो गया, उसके लिए कपास ये चाहिए। अब देखो उद्योग उत्पादन के लिए बाजार, मतलब औद्योगिक बाजार, मतलब जो उत्पादन जो अपने जैसे गन्ने से अपनी चीनी बना ली, इसको बेचने के लिए अपने पास क्या तैयार करता है, ये क्या तैयार करती है, बाजार तैयार करती है। अब आगे वाली दोबारा से एक बार दोबारा से देख लेते हैं, जो इतना भी अपने देखा इतनी देर। भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। फिर अपने देखा उत्पादन के आधार पर या फसलों के आधार पर खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागवानी फसलें, उद्यान फसलें। प्रमुख खाद्यान्न फसल देखिए अपने गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। इंपॉर्टेंट जो है इनकी भौगोलिक स्थिति से, किसी की भी भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन आ सकता है। पहले 2019 में जो आया था वो क्वेश्चन गेहूँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आया था। तिलहन फसलें, मूंगफली, सरसों। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान इंपॉर्टेंट है। रोजगार का साधन, रोजगार मिलता है, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक होता है, विदेशी व्यापार, उद्योगों के लिए कच्चा बाजार और औद्योगिक बाजार। आगे अपन देखेंगे आगे वाला लेसन। जय हिंद, जय भारत।